नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्त, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मैथ्स हम लोग पीवाईपी प्रश्न देखते हैं जो कि मेंस में पूछे गए थे। डायरेक्टली जैसे प्रश्न थे, ऑप्शंस को भी चेंज नहीं किए गए हैं। जिस तरह एग्जाम्स पूछे गए थे मेन एग्जाम्स में, हूबहू वही क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ डेली में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मैथ्स पीवाईपी प्रश्न हम लोग करते हैं जो कि आपका रिसेंटली 13 अक्टूबर 2025 में जो पूछे गए थे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मेंस में, जो कि आप ऑफिशियल पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे 13 अक्टूबर को, ठीक है। तो डेली 15 प्रश्न लेके आ रहे थे मेरे दोस्त, और क्विकली सॉल्व के साथ बिल्कुल इजी वे हम लोग देखेंगे इसको। ये क्लास पार्ट 5 है मेरे दोस्त ये, और ये लास्ट सेशन है, समझ गए। यानी कि एनटीपीसी जो मेंस में जो पूछे गए थे आपके टोटल सवाल करवा दिए गए हैं मैथ्स के बारे में। और बाकी बात ये आपका आज लास्ट सेशन है जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ए टू जेड मैथ्स आपका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। और अपकमिंग एग्जाम्स आपका जो भी हो, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, यूजी का हो, अंडर ग्रेजुएट वाले हो, या ग्रुप डी का हो, एएलपी टेक हो, स्टेट्स एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है मेरे दोस्त, मैथ्स बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो जो भी एग्जाम्स एक एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, सिर्फ उसका लैंग्वेज बदल के बार बार वो प्रश्न को रिपीटेड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपके यूजी में भी पूछे गए थे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे गए थे, और ये ग्रेजुएट में भी पूछे गए थे। सीटी 1 और 2 दोनों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अति संभावना है कि ग्रुप डी जो आपका रिसेंटली एग्जाम्स होने वाले हैं, कल इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया था मेरे दोस्त। तो आप लोग इंतजार में ना रहें, अपनी तैयारी में बूस्ट करने में रह जाए, अपनी तैयारी में बैठ जाए, ठीक है। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और एक्स यदि 4 है तो वाई 6। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बोलना है, आपको बताना है कि वाई यदि 32 हम रखे तो एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा। तो सिंपली इस परिभाषा पे हम लोग चलेंगे यहाँ। तो बोला जा रहा है एक्स जो है ना, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ? अरे व्युत्क्रमानुपाती तो वही हुआ ना, ठीक है। तो यानी कि एक्स व्युत्क्रमानुपाती है एक्स वाई का, ठीक, अच्छी बात है। तो आप लोग सभी जानते होंगे मेरे दोस्त कि यदि ये समानुपाती आपको यहाँ से हटाना हो, यदि ये समानुपाती यहाँ से हटाना हो तो आपको एक नियतांक मान लेना चाहिए। यानी इसके जगह पर यदि आपको बराबर लाना हो तो आपको एक नियतांक यहाँ पे अप्लाई होता है जिसका मान के बराबर आप रखते हैं बेटे वाई। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए आप लोग। ये मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स का मान क्या रखे थे आप? 4 रखे थे, बराबर के है, ठीक है। क्योंकि के क्यों आया? क्योंकि हम बराबर या चिन्ह अप्लाई किए, ठीक है। और वाई 6। तो क्या यहाँ के का मान निकल के आ गया मेरे दोस्त? हाँ, कितना निकल के आ गया? 24। तो जब के का मान 24 निकल गया तो अब हम यहाँ से इजी वे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधे चलते हैं इधर की ओर। तो यहाँ से बोला गया था, यहाँ भी समीकरण यही अप्लाई होगा, इसका समानुपाती है, ठीक है। तो यदि यहाँ बराबर चिन्ह लगाएंगे तो एक्स बराबर 1/y, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्स क्या रखे हैं? तो एक्स पता नहीं एक्स क्या रखना है, लेकिन बराबर इतना पता है। तो यहाँ कांस्टेंट के मान था, तो के का मान क्या निकला था आपका? 24 निकला था। तो 24 बेटे वाई का मान क्या दिया गया है? 32 दिया गया है। तो वही से तो पूछा जा रहा है आपका एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 8 या 24, 8 चौके 32, यानी एक्स का वैल्यू जो होगा मेरे दोस्त 3/4 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से बता दिए गए हैं कि कहीं भी एग्जाम्स में पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि के कहाँ से आया। कि एक नियतांक है जिसको कि समानुपाती के जगह पे हम चिन्ह परिवर्तन के बाद हम लिखते, ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण एम 102 डिग्री दिया गया है। एल और एन का स्पर्श रेखा बिंदु बी पर मिलती है। तो कोण एल पी एन का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इजी वे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं हम, ठीक है, लगभग में बना देते हैं। इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। बोला जा रहा था कोण एम 102 डिग्री है, यानी कि ये कोण जो दिया गया है ना 102 डिग्री है, यानी ये समकोण ये नहीं होगा मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और एल और एन का स्पर्श रेखा पी पर मिलती है, यानी कि एल के जगह से एक स्पर्श रेखा जा रहा है या नहीं। और इसी प्रकार एन के जगह एक स्पर्श रेखा जा रहा है। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जिसको वो स्पर्श करके जाता हो, ठीक है। तो ये जो है पी पर मिलता है, समझ गए। यानी कि एल के जगह स्पर्श रेखा पी पे मिल रहा है, इसी प्रकार एन से स्पर्श रेखा पी पे मिल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यानी ये कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में ये विकर्ण जो होगा ये जीवा का निर्माण कर लेगा यहाँ पे। अच्छी बात है, समझ गए, ठीक है। तो कोण एल पी एन का मान आपको बताना क्या होगा, यानी कि कोण एल पी एन ये आपका मान बताना होगा, ये कोण कितना होगा आपका, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यानी यहाँ यदि कोण एम
102 डिग्री है, क्या मैं बता सकता हूँ कौन ओ कितना होगा? तो 78 डिग्री होगा। कैसे होगा 78 डिग्री? यानी जानते हैं 180 डिग्री दोनों का होगा, कौन एम प्लस कौन ओ। और यदि इसमें 102 माइनस कर देंगे तो कौन ओ निकल के आ जाएगा 78 डिग्री। समझ गए आप लोग? क्या यहाँ से समझ गए आप लोग? ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि जब भी बाहरी बिंदु P, यदि कभी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PL, यानी ये PL और PN, समझ पा रहे हैं आप लोग? PN और जीवा LN के बीच का कौन कौन है? जीवा LN, यही तो जीवा है ना। तो जीवा के बीच का कोण जो होगा एकांतर खंड में जीवा LN द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होगा। नहीं समझे? यानी कि बोलने का मतलब है मेरे दोस्त कि PLN और PNL जो कोण होगा ना, तो वो कोण O के बराबर होगा। यानी ये बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण 78 डिग्री के बराबर। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? यानी ये कोण 78 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपसे कोण P पूछा जा रहा था, तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज, ये त्रिभुज के तो निर्माण कर रहा है, तो एक त्रिभुज का कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी दो कोण दिया गया था, कितना दिया गया था? 78 दूनी 156। अरे यही तो दिया गया था 156। और यदि आप 180 में माइनस करते हैं, 180 किसका? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि आप इसमें माइनस करते हैं मेरे दोस्त, तो 24 डिग्री के बराबर आपका आ जाएगा। तो 24 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि इसके द्वारा PL और PN और LN द्वारा बनाए गए जीवा का ये जो कोण होगा ना, वो कोण O के बराबर। समझ गए आप लोग? ठीक है। बिल्कुल इजी वे करना है, कोई समस्या नहीं है। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक सवाल कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है मेरे दोस्त। एनटीपीसी जो मेंस में एग्जाम जो आपके पूछे, मेंस में जो मैथ से पूछे गए थे, ये आपका इजी से मॉडरेट था। ठीक है, इजी से मॉडरेट आपका सवाल था। आप इसको हार्ड भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही मस्त प्रश्न पूछा गया था। और संभवतः हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम से जो है उसमें भी बहुत इजी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से मान आपको ज्ञात करना है। मान है 4² प्लस रूट अंडर सी स्क्वायर, इतना इतना इतना। ठीक है। तो सबसे पहले इसका करते हैं। तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 16 होगा, प्लस। तो कभी भी आप एक बात याद रखिएगा कि रूट अंडर के पावर, यदि कोई संख्या के पावर स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएगा। समझ गए क्यों कटेगा? तो इसका भी मैंने बता देता हूँ। यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 पे पावर स्क्वायर, और इसका रूट अंडर का वैल्यू 1/2 के बराबर ऊपर हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो 6 के बराबर आने का मतलब ये हुआ कि ये आपका 6 माइनस रूट अंडर 9 है, तो इसका जानते हैं रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 के बराबर हो जाता है। तो 5 3 15 और माइनस 11। ठीक है। तो प्लस प्लस जोड़िए, माइनस माइनस जोड़िए, तो 16 6 22 और माइनस 26। तो यहाँ से आपका -4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 प्लस में है और माइनस 26 में है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो उत्तर आपका माइनस होगा। तो -4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। बिल्कुल इजी प्रश्न था, इसमें समय बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। व्हाट इज द नंबर इतना डिविजिबली बाय, मतलब कि ये संख्याएं जो है ना किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। ये जो संख्याएं दिया गया है आपके पास मेरे दोस्त 69913 ये संख्याएं किससे विभाज्य है? ये जो चार ऑप्शन है कहीं ना कहीं इसमें से ही विभाज्य होगा। कोई तो और संख्या है नहीं कि जो पताल लोग से आप लाके इसको विभाजित कर दीजिएगा, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन में आपको छांटना होगा कि ये संख्याएं किससे विभाज्य है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर वन की तरफ चलेंगे। तो हमको पता है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या यदि 99 से विभाज्य है, यदि कोई भी संख्या 99 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब वो संख्याएं 3 से भी भाग देने पर पूरा पूरा लग जाएगा। वो संख्या 9 से भी भाग दीजिएगा तो वो संख्या पूरा पूरा लग जाना चाहिए। यानी कि इस संख्या का बात हो रहा है, तो इस संख्या में 11 से भी भाग देने पर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। यदि इस संख्या और इससे विभाजित हो रहा है तो आपका कैरेक्टर आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, अन्यथा हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त। 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्याओं का योग, इस संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 9 24 1 25 3 28 और 28 8 36। तो यानी ये संख्याएं का योग कितना निकला? 36। क्या 36 3 से विभाज्य? जी है, यानी कि ये संख्याएं भी 3 से विभाज्य है। अच्छी बात है। 9 से क्या ये 36 9 से विभाज्य? जी हाँ, यानी ये पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य है। ये आपका 3 और 9 का विभाजकता है। अब 11 बच गया आपका। तो 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? 11 का विभाजकता का नियम कहता है कि जो भी संख्याएं आपके पास दी गई हो ना, इसको अल्टरनेट जोड़िए। अल्टरनेट मतलब एक अंक छुड़ा के, कितना हो गया? 9 6 15
15 3 18, कितना आया 18। फिर इसको माइनस कीजिए और जो संख्या बचा इसको प्लस करके माइनस कर दीजिए, यानी 9 1 10 10 8 18। यानी इसको माइनस करने के बाद जीरो यदि 11 आ रहा है, जीरो या 11 आ रहा है तो वो संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाज्य। क्या इसका वैल्यू जीरो आ रहा है? जी हाँ जीरो आ रहा है, यानी ये 11 से विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, तो 100% हम बोल सकते हैं कि ये 99 से भी विभाज्य है। हमको आगे ऑप्शंस में जाने की जरूरत भी नहीं है, हम पहले ऑप्शंस की ओर करके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गए। यदि हम दूसरे ऑप्शन की देखते हैं तो यहाँ 9 1 9 और 9 3 27, समझ रहा है? क्या 13 संख्या इससे विभाज्य? कभी नहीं विभाज्य, यानी 13 से ये विभाज्य नहीं है। तो ये संख्याएं देखते हैं, यदि कोई भी संख्या 108 से विभाज्य है तो ये संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 4 दूनी 8 4 7 28, क्योंकि आप जानते हैं। और 4 से विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्याओं का अंतिम 2 डिजिट, तो इसका अंतिम 2 डिजिट कितना है 38, अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 4 से विभाज्य होगा। तो क्या अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य नहीं है ना, तो ये संख्याएं भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आप इसको करते हैं 17 छक्के 2 से, तो जो संख्याएं ये जो है 17 से विभाज्य, क्या ये संख्या 17 से विभाज्य कभी भी नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर जो होगा आपका मेरे दोस्त सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बिल्कुल जो भी प्रश्न इससे सॉल्व करना है इसी प्रकार करना है, ना कि आपको 99 से भाग देना, 117 से भाग देके चेक करना, 108 देके भाग देके चेक करना। यदि आप इस प्रकार चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना कीमती समय खो रहे हैं एग्जाम सॉल्व में। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह नहीं करना। आपको विभाजकता का नियम पता होनी चाहिए। विभाजकता का रूल, विभाजकता का नियम वो नियम है मेरे दोस्त जो कि मिनट का सवाल जो है ना सेकंडों में करने के लिए आपको वो थॉट देता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो विभाजकता का नियम ऑलरेडी हम क्लास करवा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर, यानी कि 6 8 10 12 का औसत क्या होगा, ये आपको औसत निकालना है। सबसे पहली बात, औसत क्या होता है? यानी कि औसत बीच वाली संख्या होता है। तो बोलते हैं ना कि कोई भी, अच्छा इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज मतलब क्या होता है? बीच में संख्या जो होगा वो क्या होगा। जैसे मान के चलिए 1 2 3, आपसे पूछ दे कि 1 2 3 का एवरेज क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा कि एवरेज जो बीच वाली संख्या है वो, ये आप मान गए। ठीक है, तो बीच वाली संख्या आप कैसे निकालिएगा? जब सबका अंतर समान हो, अंतर समान हो तभी तो आप यहां से डिसाइड कर पाइएगा कि बीच वाली संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका 6 8 10 12, इसका औसत निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो संख्या आएगी वो संख्या होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम औसत निकालने के लिए या तो इसको आप पहले नंबर मेथड से आप ये कर सकते हैं कि सबको जोड़िए, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 सबको जोड़िए, फिर 4 से विभाजित कीजिए। ठीक है, तो एक औसत इससे भी निकाल सकते हैं। तो मान सकते हैं कि यहाँ संख्याएं छोटी सी है तो आप जोड़ के 4 से भाग देकर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज निकालने का एक सबसे अच्छा थॉट विधि बता रहे हैं मेरे दोस्त कि संख्याएं 6 था ना, 8 थे ना, 10 थे ना, 12 थे ना, तो किसी का भी औसत आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये संख्याएं का अंतर सबका समान है। क्या संख्याएं का अंतर सबका समान है? जी गुरुजी, अंतर सबका दो दो आ रहा है, यानी कि अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो बीच वाला आंसर होगा। तो बीच में क्या है? इधर से दो, इधर से दो, बीच में तो कोई बचा नहीं, लेकिन बीच में बचा है तो 8 के बाद 10, तो बीच में क्या आएगा? अरे 9 ही तो आएगा, तो 9 ही आपका आंसर होगा। 9 ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हमेशा इस प्रकार बनाना है। यदि इस जगह मान के चलिए 6 के जगह पर 966 देता, फिर इस जगह अंतर समान रहता, बाकी बात आपका बड़ी संख्या देता, क्या आप जोड़ के भाग देते ना? नहीं ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ से उत्तर दे सकते थे। आपके जगह पे कोई भी रहता है जिसको मैथ्स में बराबर वो रिवाइज करते रहते हैं, जो कि उसको थॉट पता है, तो डायरेक्ट यहाँ से 9 देके आंसर देके वो स्किप कर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट करते। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कभी भी औसत निकालना है तो एक एक बार जो है ना आप ये जो आपको बताए गए नियम है इस बार एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको बेहतरीन समय बचेगा आगे। ठीक है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर प्रश्न में बोले जाना है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 और 9 है। यदि पी का आयु 25 साल है तो क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है आपको बताना है। तो पी और क्यू का रेशियो दिया गया था, कितना रेशियो था? 5x इंटू 9x। हम x क्यों माने? हम x इसीलिए माने क्योंकि ये अनुपात है मेरे दोस्तों। अनुपात वो होता है कोई भी संख्या का मिनिमम रूप होता है, जो कट छट करने के बाद जो मिनिमम संख्या आती है, सबसे छोटी संख्या जिसके बाद अब संख्याएं नहीं कटे, उसे आप अनुपात में बोलते हैं, रेशियो में बोलते हैं। ठीक है, तो यदि इस संख्याओं को x से हम गुना कर दें, 9x से गुना कर देंगे, यदि x जगह पर वो संख्याएं हम मान लेते हैं कि जिसको कटने के बाद 5 9 रेशियो आया था, यदि x से गुना करेंगे तो इसका पूर्ण रूप से संख्या आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से बोला जा रहा था कि यदि p का आयु 25 साल है, लेकिन यहाँ तो p का आयु 5x है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 5x नहीं है, 25 है ये। तो यदि यहाँ 25 है तो x के जगह पे क्या रखे जो ये 25 के बराबर, क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, दोनों तो एज ही है, भले ये अनुपात में ये संख्याएं में। तो यानी x के जगह पर क्या रखे जो 25 के बराबर हो जाए, तो यहाँ आप बोल दीजिएगा गुरुजी x के जगह पे 5 रखिए।
तभी तो 5 पचे 25 के बराबर हो जाएगा। यदि x के जगह पे 5 रखेंगे तो इसमें भी 5 रखना होगा, 5 रखेंगे तो 9 पचे 45 आ जाएगा। यानी कि यदि p का आयु यदि 25 साल है तो q का आयु 45 साल है। तो बोला गया है q p से कितना वर्ष अधिक है, यानी ये q p से कितना वर्ष अधिक है, तो आप बोल दीजिएगा 20 साल ज्यादा है। तो यहाँ से आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 20 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न थे, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इसको इजी पे आप लोग कर सकते थे। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न की चलते हैं। अब एनटीपीसी में मेरे दोस्त विभाजकता का नियम बार बार रिपीट करते जा रहा है। वो जानते हैं कि ये सब प्रश्न में स्टूडेंट सब लेंदी में जाएंगे, यानी कि 93 है तो 93 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, दूसरे में भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार बिल्कुल नहीं जाना, वो जानबूझ के प्रश्न सेट करते हैं कि आप लोग फंसे और आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, फंसना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस से यूज करना। तो सबसे पहले बताया गया था कि ये चारों में से कोई एक संख्या है जो 93 से विभाज्य है। आपको ढूंढ कर निकालना है कि वो संख्या कौन सा है जो 93 से विभाज्य है। तो आपको विभाजकता का नियम पता होनी चाहिए कि 93 से यदि कोई भी संख्या विभाजित, इसका मतलब वो संख्याएं 31 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। इतना बात तो आप मानते हैं? अरे मानते हैं या नहीं मानते मेरे दोस्त? यानी कि कोई भी संख्या यदि 93 से भाग लग जाएगा तो वो संख्याएं 31 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसी का फैक्टर 31 और 3, ठीक ना। यानी कि 31 भी 93 को विभाज करेगा और 3 भी 93 को विभाज करेगा। यानी कि 31 और 3 भी वो संख्याएं यदि भाग लग जा रहा है तो हम समझ जाएंगे 93 से भी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य तो वो संख्याएं पूरी तरह 3 से विभाज्य। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की चलते हैं, इसका योग कितना हो जाता है? 8 5 13 5 18 7 25 25 8 33 6 39। क्या 39 3 से विभाज्य है? जी हाँ, यानी कि ये संख्याएं भी पूरी तरह 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या इसका योग कितना हो जाएगा? 8 5 13 6 19 4 23 23 9 32 और 32 7 39। क्या ये 3 से विभाज्य है 39? जी हाँ, यानी कि ये भी संख्याएं 3 से, ये भी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 8 5 13 6 19 1 20 5 25 25 9 34। क्या ये संख्याएं 34 3 से विभाज्य? कभी नहीं विभाज्य, यानी कि ये उत्तर हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जो 3 से विभाज्य नहीं है तो वो 93 से क्या विभाज्य होंगे? नहीं होंगे ना। इसी प्रकार इसको यदि आप देखते हैं मेरे दोस्त तो 8 5 13 13 8, अरे 13 8 13 8 21 2 23 2 25 6 31। क्या ये संख्याएं 3 से विभाजक? कभी नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी कि 2 ऑप्शन तो आप ऑलरेडी छांट चुके हैं मेरे दोस्त, 2 ऑप्शन, यानी कि तीसरा और चौथा। यानी वो गधा ही स्टूडेंट होगा जो 3 और 4 आंसर देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 2 चीज, तो 2 ऑप्शन तो आप ऑलरेडी इसको इग्नोर कर चुके हैं कि ये संख्याएं हो ही नहीं सकता। अब 2 संख्याएं हमको वो देखना है कि जो 31 से विभाजक, क्योंकि ये संख्याएं 3 से तो विभाज्य है, लेकिन 31 से विभाजक, 31 से विभाज्य होने वाली संख्याएं इसमें आपको एक ही नजर आ सकता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 31 से विभाजन नहीं। तो आप इसको विभाज करके देख सकते हैं। 31 दूनी यदि 62 करते हैं मेरे दोस्त, 62 जाएगा तो इसमें 23 बचेगा, फिर 5 जाएगा, फिर आप यदि यहाँ पे 7 बार में ले लेते हैं, 7 का 7 7 21 जाएगा, तो फिर यहाँ आपका 8 बचेगा, बचेगा ना, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। यदि आप इसको 6 बार में करते हैं तो 186, यानी फिर 186 आ जाएगा, 6 बार में पूरी तरह ये संख्याएं कट जाएगा। समझ गए? तो यानी कि ये संख्याएं का उत्तर ए नंबर होगा। ठीक है, 93 से सबको विभाज करने से बेहतर है मेरे दोस्त कि आप उसको फैक्टर में तोड़िए, और उसके द्वारा यदि आप करते हैं तो ऑलरेडी देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका छटा गया, बचा ऑप्शन नंबर 2। तो 2 में तो एक ही से तो 31 से विभाज्य होने वाली संख्या होगा, थोड़ी ऐसा है कि दोनों हो जाएगा, एक ही होगा कौन ना। ठीक है, तो इस मेथड से आपको बनाना। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न ये आपका शिफ्ट 1 में भी ये प्रश्न पूछा गया था जो एनटीपीसी मेंस हुआ था, और शिफ्ट 2 में भी ये प्रश्न देखने को मिला गया था। ठीक है, तो बोला जा रहा था एक त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 189 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 195 सेंटीमीटर। तो इसको, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप लोग जानते हैं कभी भी एरिया को मापना होता है तो सेंटीमीटर, यदि भुजाएं हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, और यदि आयतन मापना है तो सेंटीमीटर क्यूब में मापेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले पता होनी चाहिए ये आखिर त्रिभुज कौन सी है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं ना, भुजाएं बराबर, बीच में लंब, और समकोण त्रिभुज आप लोग मानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यदि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज रहा तो निकालना आसान है। कैसे आसान है? तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो यहाँ से एरिया ये निकल जाएगा। और यदि ये समबाहु त्रिभुज होगा, यदि ये त्रिभुज होगा मेरे दोस्त, तो ये हीरोज फॉर्मूला के द्वारा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज आखिरकार है कौन सा। तो सबसे पहले हम समकोण की तरफ चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज को प्रूव करने के लिए, समकोण त्रिभुज को आपको पता करने के लिए कि आखिरकार ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं,
अरे आप क्या करते हैं, तो आप यही करते हैं ना कि ये यदि लंब हो गया मेरे दोस्त, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यानी समकोण त्रिभुज को प्रूव करने का नियम ये है कि लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर कीजिए, यदि बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो हमेशा मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। समझ गए आप लोग? तो इसी पे हम लोग प्रूव करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करने नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, हम इकाई डिजिट पे खेला करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज था, तो सबसे बड़ी जो इसमें भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा यानी 195, यानी 195 आपका कर्ण होगा। इसी प्रकार आप इसको मान सकते हैं कितना, 189 आप मान सकते हैं, और इसको आप 48 मान सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, लंब का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे, 48 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 189 का स्क्वायर बराबर 195 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो हम सिंगल डिजिट खेल करेंगे, 8 8 64 यानी इकाई डिजिट 4। इसी प्रकार 9 9 81 1 इकाई डिजिट 1 बराबर इकाई डिजिट इसका 5 आ जाएगा। तो क्या ये 5 के बराबर हो रहा है? जी हाँ, 4 1 5 जोड़ेंगे तो 5 5 सिंगल डिजिट बराबर आ रहा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, 100% ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया क्या निकालना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है हाफ आधार, आधार क्या था आपके पास, अरे आधार क्या था, आधार आप कोई भी मानिए, आधार गुना ऊंचाई का, कि आप कर्म तो लिखिएगा नहीं, कर्म तो सबसे बड़ी संख्या होता है, कर्म तो आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो कहीं ना कहीं ये आधार और ये ऊंचाई होगा, कर्म तो आप मिस कर दीजिएगा, कर्म को तो आप लीजिए नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप करते हैं मेरे दोस्त तो 24 हो जाएगा, और 24 गुना 189 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से यदि आप सिंगल डिजिट देखते हैं तो 9 चौक 36, यानी कोई भी उत्तर होगा इकाई डिजिट पे 6 होगा, तो इकाई डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हम कुछ भी करने नहीं जाएंगे, हम गुना भी करने नहीं जाएंगे मेरे दोस्त। यदि सिंगल डिजिट यहाँ देख पा रहे हैं, सिंगल डिजिट सबका अलग अलग है, तो क्यों ना हम सिंगल डिजिट पे खेला कर देते हैं, ठीक है। समझ गए? तो हमेशा ये मानना पड़ेगा ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को पहचानने का नियम आपका ये होनी चाहिए, ये कौन 90 डिग्री होता है मेरे दोस्त, या तो लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 28 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 26 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो 5 संख्याओं का, ये तो आप इसके दो विधि से बना सकते हैं मेरे दोस्त। पहले विधि यदि आप इसको बनाना चाहे तो 5 संख्याओं का औसत यदि 28 है, तो 5 संख्याओं का यहाँ पे कुल योग आ जाएगा यदि आप गुना कीजिएगा, ठीक है। तो फिर एक संख्या निकाल दिया गया तो टोटल संख्या क्या बचा, 4, इसका औसत 26, यानी ये 4 संख्याओं का योग निकल जाएगा, ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो वो संख्याएं यहाँ पे आपके पास निकल जाएगा। चाहे तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, हाँ भले ये नंबर कम है तो आप लोग गुना करने में बेझिझक, टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे प्रोसेस से बनाना चाहते हैं कि ये नंबर भी ज्यादा मैक्सिमम नंबर रहने पे भी आप लोग को घबराहट ना हो, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो हम समझ लिए 5 संख्याओं का औसत 28 है। यहाँ तक आप समझ गए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 26 हो जाता है, यानी कि एक संख्या यहाँ से निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। यानी औसत में कितना परिवर्तन हुआ, -2 का परिवर्तन हुआ मेरे दोस्त। जब बोल सकते हैं कि 2 का कमी हुआ, 2 का कमी पूरा 5 में होगा, तो यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है। ये दोनों को गुना कीजिए, पूरा 10 का तो कमी हो गया उनका ना, ये तो औसत है। और एक 26 साल, तो इसका जो भी है इसका 26 साल तो बचा ही इससे, इसका तो इसमें 26 जोड़ दीजिएगा तो बराबर 36 साल। तो यही आपका उत्तर होगा 36, ये समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चाहे आप इस विधि से बनाए, चाहे तो आप इस विधि से बनाए, या चाहे आप इस विधि से बनाए, दोनों में ही उत्तर निकलेगा मेरे दोस्त। बशर्ते ये है कि यदि आपका नंबर कम रहा तो आप इसमें भी जा सकते हैं या इसमें भी जा सकते हैं, यदि नंबर ज्यादा रहा तो आप 100% इसमें जाइए, आपका कीमती समय, बहुत ही समय बच जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 28 था, ठीक है। एक संख्या इसमें चला गया तो औसत 26 बचा, बचाना बचा 26, ठीक है। तो यानी दो जो औसत कम हुआ तो ये तो पूरा 5 में भी कम होगा ना, तो 5 दूनी 10 अंक तो ऑलरेडी इसमें गया, ठीक है। और 26 तो औसत बचा था ना, तो 26 ऐड कर दीजिएगा तो टोटल 36 साल वो संख्याएं निकाली गई थी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समझने में फिर हमें, ठीक है बाबू। तो इसमें समझ समझ के आपको बनाना, ठीक है। तो यदि इस, हो सकता है पहली बार यदि आप देखें तो आपको समझ में ना आए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको भली भांति समझ आइएगा, ठीक है। और जब हमने शुरू से मैथ लेके चलेंगे मेरे दोस्त, चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीका से बताते जाएंगे कि एक सवाल को 2-3 विधि से आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न की ओर मेरे दोस्त। क्योंकि आप जानते हैं टोटल आपका 35 दूनी 70 प्रश्न थे ना, टोटल 70 प्रश्न थे। 4 पार्ट आप लोग का टोटल हो गया था, 4 पार्ट हो गया था, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्नों की संख्या 15 थी। तो 15 था, तो यहाँ से 15 चौके 60 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गए, 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और जो आपका पार्ट 5 है, जो अभी आपका रिसेंटली में चल रहा है, इसमें 10 प्रश्न हो गए, तो 6 और 10
यानी 70 35 दूनी 70 ऑलरेडी जितने भी मैथ्स पूछे गए थे मेंस एनटीपीसी मेंस 2025 में, जो कि रिसेंटली एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, उसका A to Z मैथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये आपका लास्ट है। चलते हैं ये प्रश्न को देख लेते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ग्रुप डी आपका एग्जाम सिटी जारी कर दिया गया है मेरे दोस्त, और उसमें तैयारी में गिरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एनटीपीसी नहीं है, ग्रुप डी है, उसका मैथ्स कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पे जाता है। ठीक है, तो चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 घंटियां 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये 10 AM यानी कि 10 बजे एक बार सवेरे बज चुकी है, तो ये पुनः कितने बजे बजेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहली घंटी 12 मिनट में, दूसरी घंटी 15 मिनट में, तीसरी घंटी 8 मिनट में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीनों घंटियां कब एक साथ, कितने मिनट बाद एक साथ बजेगा। तो कितने मिनट एक साथ बजेगा मेरे दोस्त, इस जगह वो संख्या, वो मिनट का संख्या होगा जो तीनों से भाग लग जाए, तभी तो एक साथ बजना शुरू होगा। तो तीनों से भाग लगने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा। अरे लेना होगा कि नहीं लेना होगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना होगा। तो 12 15 18 का एलसीएम आप कैसे लीजिएगा, क्या आप एलसीएम निकालने जाइएगा? जी नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है आपको। तो एलसीएम वो संख्याएं होता है, बड़ी से बड़ी वो संख्याएं जो तीनों से भाग लग जाए, जो तीनों से भाग लग जाए वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो यानी कि इसका एलसीएम चाहिए। अरे सैंपल मतलब है, इसका एलसीएम चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ बड़ी संख्या वो चाहिए जो 12 15 और 18 से भी भाग लग जाए। यानी 90, यदि हम यहाँ 90 रखते हैं मेरे दोस्त, क्या 90 हो रहा है? 15 के 90 12 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप 180 रख लीजिए। ठीक है, तो क्या 180 सबसे विभाज्य हो रहा है? 180 मिनट। अरे क्या 180 मिनट सबसे? 12 से भी जी हाँ, 15 से भी जी हाँ, 18 से भी जी हाँ, यानी कि 180 मिनट में ये घंटियां लगातार बढ़ते रहेगी। ठीक है, सिंपल है, 12 15 18 का आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। तो 180 मिनट में ये बजेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कितने घंटे में ये एक साथ बजेगा? तो यानी कि 180 मिनट है, यदि आप इसको साइड से भाग दीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि 3 घंटे में घंटियां एक साथ बजेगी, 3 3 घंटे में। ठीक है, तो पहला घंटी कब बजा था? अरे पहला घंटी कब बजा था? 10 बजे बजा था ना। अब कब बजेगा? तो अब 3 घंटे बाद बजेगा, तो 10 3 13, यानी कि 1 बजे ये 1 PM पे ये दोहराएगा घंटी बजना। तो 1 PM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर पे। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो 1 बजे ये घंटियां बजेगा। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं किए, हम ये देखे कि 12 मिनट में बज रहा था, 15 मिनट में बज रहा था, 18 मिनट में बज रहा था, तो एक कोई तो समय होगा ना, कितना समय के बाद ये एक साथ तीनों बजेगा। तो 180 मिनट के बाद ये एक साथ बज जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 3 घंटे में एक साथ बजेगा। तो 3 घंटे में, पहले तो 10 बजे बजा था, अब 3 घंटे बाद बजेगा, तो यानी कि 1 बजे ये पूरी टाइम दिखा देगा। समझ गए? ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न मेरे दोस्त। जितना भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में एग्जाम्स हो गए थे, टोटल प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मेरे दोस्त। तो इसका यदि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और A to Z अपडेट्स, कोई भी अपडेट्स होता है जिसको मैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग को बताने में सक्षम होता हूँ, तो वहां जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके A to Z एकदम बहुत ही क्विकली अपडेट आप लोग वहां से पा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यदि आप लोग को सेशन पसंद आ गया मेरे दोस्त, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी न्यू बच्चे हैं जो आने वाले संभावित जो आपकी परीक्षाएं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन, वो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल को बनाया नहीं जाता, उसका अप्रोच भी बताया जाता है, किस प्रकार आप कर सकते हैं कि जो आगे आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल ही आसान विधि से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप अभी तक चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पल पल अपडेट के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन की ओर चले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी आपका सिटी इंटीमेशन जारी हो गया था मेरे दोस्त, शायद आपका एग्जाम इसी मंथ से 27 तारीख से आप लोग का स्टार्ट है। तो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, आप लोग अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर वीडियो कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगा, और कल से आपका ग्रुप डी का जो भी होगा पीवाईपी मॉक टेस्ट आप लोग का चलेगा मेरे दोस्त। तो उसमें आप लोग वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, जस्ट शाम तक में आपका वीडियो रिलीज हो जाएगा। तो कैसे तैयारी करना है, मैथ कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, और एग्जाम्स क्या मैथ का लेवल रहने वाला है, तो A to Z इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये बता दूं मेरे दोस्त कि ग्रुप डी का सिटी इंटीमेशन जारी हो चुका है, एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है। तो आप लोग लापरवाही ना करें अपने तैयारी पे और पुष्ट हो जाए। ठीक है, और मैथ्स पे विशेष ध्यान दें मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट होता है, यदि 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100% बता सकते हैं, 25 क्वेश्चन आप ला सकते हैं, क्योंकि लाए हैं दोस्त। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 25 में 25 क्वेश्चन आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग तैयारी पे बिल्कुल बने रहिए। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।